इस चैप्टर में कवर करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ना आते हो। और ये नंबर बिल्कुल आपके नहीं कटने चाहिए, क्योंकि ये एक याद करने वाला टॉपिक है, लेकिन इसको याद करने के कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ तरीके होते हैं जो मैं इस वीडियो में सिखाऊंगा आपको। ये शब्द इतनी आसानी से याद नहीं होते जितना लगता है, आसानी से भूले जाते हैं, इसीलिए मैं इसमें एग्जाम्पल से ज्यादा ट्रिक्स पे ध्यान दूंगा, कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप याद कर सकते हैं। इस वीडियो को बहुत ध्यान से आपको सुनना है, बहुत ही ज्यादा एकाग्रता के साथ, पूरी कंसंट्रेशन के साथ आपको यह वीडियो देखना है, और आप एक ही घंटे में जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए वर्ड है वो सारे याद कर लेंगे। इसमें मैंने पिछले 10 सालों में आए हुए शब्द भी इंक्लूड किए हैं, जितने भी एग्जाम है सबसे सिलेक्ट किए हैं, जो बेस्ट वर्ड हर बार रिपीट होते हैं उनको मैंने कवर किया है। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। इस वीडियो में जो शब्द हैं कम से कम उतने तो आपको आने ही चाहिए। तो शुरू करता हूं। सबसे पहले देखते हैं फोबिया। फोबिया मतलब बोलते हैं डर को। अगर मुझे किसी चीज से डर लगता है मतलब मुझे है फोबिया। फोब का मतलब होता है दूर भागना किसी चीज से, तो फोबिया जिस भी शब्द के पीछे लगेगा मतलब डर। अब मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और कोई शब्द है और उसके पीछे फोबिया लगा है, मतलब समझ जाओ कि ऑप्शन में कोई डर होगा किसी चीज से। अगर मान लो 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें किसी चीज का डर नहीं दिया है, लेकिन चौथे में किसी चीज का डर दिया है, तो ऑटोमेटिकली वो आंसर हो जाएगा। आपको यह पता होना भी जरूरी नहीं है कि वो डर किस चीज का है। फोबिया मतलब डर। सबसे पहला होता है क्लोस्ट्रोफोबिया। मैंने इसमें दुनिया के जो 15 सबसे इंपॉर्टेंट फोबिया है वो कवर किए। सबसे पहले देखते हैं क्लोस्ट्रोफोबिया क्या होता है। क्लोस्ट्रोफोबिया होता है जब आपको बंद जगह से डर लगता है, क्लोज्ड स्पेसेस। जैसे आप संकरी जगह, जो बहुत ही जहां घुटन होती है, बहुत ही छोटी जगह, अगर वहां जाने से डरते हैं तो आपको क्लोस्ट्रोफोबिया है। जैसे लिफ्ट में जाने से, क्लोस्ट्रोफोबिया के जो पेशेंट हैं वो लिफ्ट में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कि लिफ्ट में वो घुट जाएंगे, उनको सांस नहीं आएगा या उनको घुटन महसूस होगी। या बहुत छोटे कमरे में, बहुत संकीर्ण रास्तों पर, बहुत पतली गलियों में, जो भी क्लोज स्पेसेस हैं वहां पे ये लोग नहीं जाएंगे। क्लोस्ट्रोफोबिया के पेशेंट्स कह सकता हूं, या जिनको क्लोस्ट्रोफोबिया सिम्टम है उन्हें। दूसरा है माइजोफोबिया। माइजोफोबिया मतलब होता है जर्म से डर लगना। जनरली ये पर्सन खाते वक्त भी 2-2 बार हाथ धोएगा या बहुत ज्यादा भीड़ वाली जगह पे नहीं जाएगा, क्योंकि इसे ऐसा लगेगा कि जर्म्स इसे जहां भी ये जाएगा वहां इसे जर्म्स मिलेंगे। इसलिए इस तरह का पर्सन हमेशा डरा हुआ रहेगा और हाइजीन पे जरूरत से ज्यादा ध्यान देगा। सो माइजोफोबिया का पेशेंट जर्म से डरता है। इसके लिए एक शब्द और भी होता है, इसको जर्मोफोबिया भी बोलते हैं, क्योंकि जर्म से डर है तो जर्मोफोबिया या माइजोफोबिया। अरेक्नोफोबिया बोलते हैं मकड़ी से अगर आपको डर लगता है, फियर ऑफ स्पाइडर्स। दुनिया के सबसे कॉमन फियर्स में से एक है, मकड़ियों से ऑलमोस्ट हर कोई डरता है। सो अरेक्नोफोबिया मतलब फियर ऑफ स्पाइडर। इसी तरह दुनिया में सबसे कॉमन फोबिया में से एक है सांप से डर लगना, उसको बोलते हैं ओफिडियोफोबिया। दुनिया में सबसे कॉमन डर है जिसे बोलते हैं एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया यानी आपको अगर ऊंचाई से डर लगता है तो उसे बोलते हैं एक्रोफोबिया। अंग्रेजी में एक्रो मतलब होता है टॉप यानी ऊंचाई, तो ऑटोमेटिकली ये हो गया ऊंचाई से डर। अगोराफोबिया। अगोराफोबिया बोलते हैं बिल्कुल उल्टा है ये क्लोस्ट्रोफोबिया का। क्लोस्ट्रोफोबिया में क्या था, आपको छोटी जगह से डर लगेगा, बंद जगह से डर लगेगा। अगोराफोबिया में आपको खुली जगह से डर लगेगा, ओपन स्पेसेस। तो ओपन स्पेसेस के फियर को बोलते हैं अगोराफोबिया, और बंद जगह के फियर को बोलते हैं क्लोस्ट्रोफोबिया। अगोराफोबिया का जो पेशेंट होगा वो ओपन जगह पे नहीं जाएगा, जैसे स्पेसेस में, क्राउडेड स्पेसेस में नहीं जाएगा, जहां पे भीड़ बहुत ज्यादा है वहां नहीं जाएगा, उसे ओपन जगह पे जाने से डर लगेगा। साइनोफोबिया बोलते हैं अगर आपको कुत्तों से डर लगता है, डॉग्स। साइनो मतलब डॉग, सो साइनोफोबिया इज द फियर ऑफ डॉग्स। एरोफोबिया। एरो मतलब होता है एयर, जैसे एरोप्लेन। अगर आपको उड़ने से डर लगता है, उड़ना मतलब फ्लाइट, अगर आपको एरोप्लेन में बैठने से डर लगता है तो उसे बोलते हैं एरोफोबिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्लेन में बैठ तो जाते हैं, लेकिन पूरे टाइम प्लेन में बैठ के वो या तो भजन करते हैं या अपना ध्यान इधर उधर लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एरोप्लेन में बैठने से लगभग सबको डर लगता है। सबको एक ये डर लगता है कि जब वो एरोप्लेन के अंदर है तो कहीं एरोप्लेन क्रैश ना हो जाए, गिर ना जाए। और एरोप्लेन में जब आप कभी अगर बैठे भी हो तो आप देखेंगे एरोप्लेन हिलता है, उसे बोलते हैं टर्बुलेंस। टर्बुलेंस यानी जब कोई खराब मौसम होता है तो एरोप्लेन हिलता है, और जब वो हिलता है तो एरोफोबिया के जो पेशेंट हैं इनका काफी ज्यादा रक्तचाप, बीपी बढ़ जाता है। कार्सिनोफोबिया बोलते हैं फियर ऑफ कैंसर। कार्सिनो मतलब होता है कैंसर, और जिससे कैंसर फैलता है उसे बोलते हैं कार्सिनोजेन।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट से कैंसर हो सकता है, यानी सिगरेट है कार्सिनोजेन। और कैंसर का जो डॉक्टर होता है, जो कैंसर में स्पेशलिस्ट होता है, उसे बोलते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट, यानी कैंसर स्पेशलिस्ट। जो डॉक्टर कैंसर स्पेशलिटी में स्टडी करता है वो है ऑन्कोलॉजिस्ट। थनाटोफोबिया बोलते हैं मृत्यु से डर को, लगभग हर कोई मरने से डरता है। थनाटोफोबिया यानी फियर ऑफ डेथ। ग्लोसोफोबिया होता है अगर आपको भीड़ में बोलने से डर लगता है, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भीड़ में नहीं बोल पाते, शाई रहते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, स्टेज पे खड़े होकर बोलना हर एक के बस की बात नहीं है, तो ग्लोसोफोबिया मतलब फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। मोनोफोबिया, देखिए अंग्रेजी में मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है एक या अकेला। एक को बोलते हैं मोनो या सोलो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सोलो डांस परफॉर्मेंस दिया है, यानी आपने अकेले डांस किया है, सोलो मतलब भी अकेला और मोनो मतलब भी अकेला, तो मोनोफोबिया क्या हो गया? अकेलेपन का डर, कहीं मैं अकेला ना हो जाऊं। मोनोफोबिया का जो पेशेंट है पूरे टाइम यही सोचता रहता है कि अगर मैं अकेला हो गया तो क्या होगा, अगर मुझे किसी ने अकेला छोड़ दिया तो क्या होगा। सो मोनोफोबिया बोलते हैं फियर ऑफ बीइंग अलोन। अगला है अतिच्योफोबिया। अतिच्योफोबिया होता है अगर आपको फेलियर से डर लगता है, अगर आप फेल होने से लाइफ में डरते हैं तो उसे बोलते हैं अतिच्योफोबिया। अतिच्योफोबिया बहुत ही कॉमन फोबिया है। अगला है ऑर्निथोफोबिया। अंग्रेजी में ऑर्निथो का मतलब होता है पक्षी, बर्ड, तो अगर आपको पक्षियों से डर लगता है तो वो है ऑर्निथोफोबिया। अगला है ट्रिस्काइडेकाफोबिया। ये एक बहुत ही अजीब सा फियर है। अजीब तो नहीं कहूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को है, लेकिन थोड़ा सा विशिष्ट है, थोड़ा सा विचित्र है। ट्रिस्काइडेकाफोबिया बोलते हैं अगर आपको 13 नंबर से डर लगता है, अगर आपको लगता है कि नंबर 13 आपको बैड लक लेकर आएगा, उसको बोलते हैं ट्रिस्काइडेकाफोबिया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नंबर 13 को अनलक्की मानते हैं। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो नंबर 7 को अनलक्की मानते हैं, कुछ है नंबर 17 को अनलक्की मानते हैं, लेकिन जो नंबर 13 को अनलक्की मानते हैं इनका नंबर कुछ ज्यादा ही है। कई लोग हैं जो जैसे लॉटरी की टिकट चुनते हैं तो उसमें 13 नंबर नहीं चुनेंगे, क्यों? उन्हें लगता है ये अनलक्की नंबर है, तो उसको बोलते हैं ट्रिस्काइडेकाफोबिया। अब ओमनी से 3 शब्द बनते हैं, ऑलमोस्ट हर ईयर रिपीट होते हैं ये। ओमनी का मतलब होता है ऑल, यानी सब कुछ। तो भगवान के लिए हम 3 शब्द यूज करते हैं क्योंकि भगवान सब कुछ कर सकता है। भगवान है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट मतलब ओमनी मतलब ऑल, प्रेजेंट मतलब हर जगह। अगर आप हर जगह प्रेजेंट हो तो भगवान हर जगह प्रेजेंट है, जर्रे जर्रे में है, शरीर शरीर, कण कण, प्रकृति की हर जगह पे भगवान है, यानी वो है ओमनी प्रेजेंट। और ओमनी प्रेजेंट के लिए एक बहुत खूबसूरत शब्द है जिसे बोलते हैं यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब है वो चीज जो हर जगह प्रेजेंट हो, यानी ओमनी प्रेजेंट और यूबिक्विटस एक ही बात हो गई। क्या चीज है जो यूबिक्विटस है? जैसे फॉर एग्जांपल हवा, हवा यूबिक्विटस है क्योंकि हवा हर जगह प्रेजेंट है। अगला है ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट बोलते हैं, पोटेंसी से ये शब्द बना। पोटेंसी क्या होती है? पोटेंसी मतलब आपकी काबिलियत, यानी आपकी एबिलिटी। तो अगर आपकी एबिलिटी में सब कुछ है, ओमनी मतलब ऑल, पोटेंट बना पोटेंसी यानी काबिलियत से, अगर आपकी काबिलियत में सब कुछ है तो आप हैं ओमनीपोटेंट। सो कौन है जो जिसकी काबिलियत में सब कुछ है, जो बिल्कुल पावरफुल है? भगवान, यानी भगवान को बोलते हैं ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट। और तीसरा है ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट मतलब जो सब कुछ जानता है, उसको बोलते हैं ओमनीसिएंट। अगला है ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट। कुछ लोग होते हैं जिनका जिंदगी को देखने का नजरिया बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होता है, हर चीज में एकदम पॉजिटिव सकारात्मक बातें करते हैं, उन्हें बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। यानी वो पर्सन जो जिंदगी में पॉजिटिव देखता है, ब्राइट साइड पे देखता है, डार्क साइड पे नहीं देखता, यानी सकारात्मक पर्सन को बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट, पॉजिटिव पर्सन। दूसरा है जो हर चीज में गलत सोचता है, हर चीज में नेगेटिव सोचता है, हर चीज में नकारात्मक सोच रखता है जिंदगी को देखने के लिए, सिर्फ हर चीज में बुरा देखता है, अच्छा नहीं देखता, उसको बोलते हैं पेसिमिस्ट। तो ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट एक दूसरे के भिन्नार्थी शब्द हैं, बिल्कुल ऑपोजिट शब्द हैं। अब अंग्रेजी में अगर किसी शब्द के आगे मिस आ जाए, MIS, मिस मतलब कुछ ना कुछ खराब है, ये समझ जाइए। जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग, हम दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या मिसमैनेजमेंट, आज मैं पार्टी में गया और वहां पे बिल्कुल मिसमैनेजमेंट था, यानी बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। इसी तरह से किसी भी चीज के आगे मिस लगा दूंगा मतलब समझ जाना नेगेटिव वर्ड है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कोई भी शब्द ऐसा है जो मिस से स्टार्ट हो रहा है, समझ जाना नेगेटिव वर्ड है।
तो ऑप्शन में ढूंढना कि भाई कोई नेगेटिव शब्द है, जो भी अगर नेगेटिव शब्द मिल जाए वो आंसर है। ये आपका एक शॉर्टकट है। फॉर एग्जाम्पल मिसएंथ्रोप, मिसएंथ्रोप शब्द कहां से बना? देखिए, एंथ्रोप मतलब होता है मानवता, इसीलिए मानवता की स्टडी को क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि मानव कैसे बना। आप जानते हैं आदमी पहले बंदर था, तो आदमी बंदर से बना, बंदर से फिर कौन बना, फिर बीच में कौन आया, कौन कौन से औजार यूज करे, कृषि कब स्टार्ट हुई, हथियार बनाने कब स्टार्ट हुए, इस तरह की चीजें पढ़ते हैं हम एंथ्रोपोलॉजी में। एंथ्रोपोलॉजी मतलब मानवता की स्टडी। तो मिस एंथ्रोप मतलब क्या होगा? मिस मतलब नेगेटिव, तो वो पर्सन जो मानवता से नफरत करता है उसे बोलते हैं मिस एंथ्रोप। अगला है मीजोगेमिस्ट। गैमी मतलब होता है शादी, साथ रहना, तो मीजोगेमिस्ट कौन होगा? मिस मतलब नेगेटिव, यानी जो शादी से नफरत करे उसे बोलते हैं मीजोगेमिस्ट। ये व्यक्ति सारी जिंदगी शादी नहीं करता, क्योंकि इसकी नजर में शादी करना एक बहुत ही ज्यादा नफरत भरा काम है, इसे शादी से एकदम नफरत है। मीजोगेमिस्ट मतलब जो शादी से नफरत रखता हो। इसी तरह मीजोगाइनिस्ट, ये बहुत अच्छा शब्द है, कम से कम 6-7 बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। देखिए गायनी मतलब क्या होता है? अगर आपने गायनी शब्द पकड़ लिया तो कम से कम 10-15 शब्द आप बना देंगे। गायनी मतलब होता है लड़की, वुमेन, औरत, इसीलिए वुमेन के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? गायनेकोलॉजिस्ट। गायनी मतलब लड़की, तो मीजोगाइनिस्ट कौन होगा? जो लड़कियों से नफरत करे, जो वुमेन से नफरत करे उसे बोलते हैं मीजोगाइनिस्ट। अब मैंने आपको बताया था गैमी मतलब होता है शादी, तो मीजोगेमिस्ट कौन हो गया? जो शादी से नफरत करे। पॉलीगैमी मतलब क्या होगा? अब खुद पहले आंसर देखें, खुद जानने की कोशिश कीजिए। देखिए पॉली मतलब होता है बहुत ज्यादा, जैसे मैथमेटिक्स के अंदर पॉलीगन किसे बोलते हैं? जिसकी एक से ज्यादा भुजाएं होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्क्वायर है, स्क्वायर एक पॉलीगन है क्योंकि इसकी एक से ज्यादा भुजाएं हैं, एक से ज्यादा आर्म है। इसी तरह से अगर मैं हेक्सागन बनाऊं, इसकी 6 साइड होती हैं हेक्सागन की, यानी हेक्सागन क्या है? एक पॉलीगन है। पॉली मतलब ज्यादा, एक से ज्यादा, तो पॉलीगैमी मतलब क्या हो गया? गैमी मतलब हो गया शादी, जो एक से ज्यादा शादी करे उसे बोलते हैं पॉलीगैमी। तो द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम, यानी पॉलीगैमी। मोनोगैमी मतलब क्या हो गया? अब आप खुद गेस कर लीजिए। मोनो मतलब क्या होता है? एक, तो जो आदमी एक शादी करता है, एक शादी करने की प्रथा को बोलते हैं मोनोगैमी। बाईगैमी क्या हो गया? बाई मतलब होता है दो अंग्रेजी में, यानी बाईगैमी मतलब जो 2 शादियां करने की प्रथा है वो है बाईगैमी। इस तरह से आप शब्दों को खोल खोल के बनाइए, आपको बहुत ज्यादा शब्द याद करने की जरूरत नहीं है, आप अपने कंसेप्ट से ही शब्द बना सकते हैं। जैसा मैंने बताया, गायनी मतलब होता है औरत या वुमेन, तो पॉलीगाइनी मतलब बहुत ज्यादा फीमेल पार्टनर्स रखना, उसको बोलते हैं पॉलीगाइनी। फॉर एग्जाम्पल अगर एक आदमी 5 शादियां कर ले तो यानी कि वो पॉलीगाइनी कर रहा है। पॉली मतलब ज्यादा, गायनी मतलब वुमेन, यानी वो बहुत ज्यादा वुमेन पार्टनर्स रख रहा है, तो वो हो गया पॉलीगाइनी। मोनोगाइनी मतलब एक ही बार शादी करना, एक ही फीमेल पार्टनर रखना। ज्यादातर लोग जैसे मोनोगाइनी करते हैं। कुछ धर्म ऐसे हैं जिनमें पॉलीगाइनी अलाउड है, जैसे सऊदी अरब वगैरह में, या बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जहां पे इस्लाम धर्म है, उसमें एक से ज्यादा शादी करना अलाउड है, यानी पॉलीगाइनी अलाउड है, यानी आप मल्टीपल फीमेल्स को पार्टनर रख सकते हैं। इसी तरह गायनी मतलब वुमेन, तो गायनेकोलॉजिस्ट कौन हो गया? जो वुमेन का डॉक्टर है, यानी गायनेकोलॉजिस्ट। अब पॉलीएंड्री क्या होता है? देखिए पॉलीगैमी होता है मल्टीपल पार्टनर्स रखना, और पॉलीगैमी में अगर मैं पॉलीगैमी की बजाय पॉलीगाइनी कर दूं, यानी फीमेल पार्टनर रखना, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि एक वुमेन मल्टीपल मेल पार्टनर रखे। फॉर एग्जाम्पल महाभारत के अंदर द्रौपदी के 5 हस्बैंड थे, यानी वो बिल्कुल उल्टा हो गया, वहां पे एक वुमेन थी और 5 उसके हस्बैंड थे, तो मल्टीपल मेल पार्टनर रखना उसे बोलते हैं पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री मतलब मल्टीपल मेल पार्टनर रखना, जैसे द्रौपदी ने रखे थे, उसके कई सारे मेल पार्टनर थे। मैं रिपीट कर देता हूं, पॉलीगाइनी मतलब मल्टीपल फीमेल पार्टनर रखना, पॉलीगैमी मतलब मल्टीपल पार्टनर रखना, और पॉलीएंड्री मतलब मल्टीपल मेल पार्टनर रखना। गायनी मतलब होता है वुमेन, गायनी मतलब वुमेन। पॉलीगाइनी मतलब अगर मल्टीपल वुमेन पार्टनर रखो तो। पॉली मतलब होता है एक से ज्यादा, जैसा हम देख चुके हैं। गायनी मतलब वुमेन, तो अगर कोई एक व्यक्ति, कोई आदमी कई औरतों से शादी करता है, कई फीमेल पार्टनर रखता है, मतलब वो पॉलीगाइनी कर रहा है। मोनोगाइनी मतलब, मोनो मतलब एक, गायनी मतलब लड़की, यानी अगर एक ही लड़की से शादी करोगे तो मोनोगाइनी, जैसे ज्यादातर जो लोग हैं वो मोनोगाइनी करते हैं।
गायनेकोलॉजिस्ट क्या होता है? गायनी मतलब लड़की, तो लड़कियों के डॉक्टर, वुमेन के डॉक्टर को बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट, वो डॉक्टर जो वुमेन हेल्थ में स्पेशलाइज्ड होता है। अब देखिए पॉलीगैमी क्या होता है? पॉलीगैमी मतलब एक से ज्यादा शादी करना। तो पॉलीगैमी दो तरह की हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि एक वुमेन मल्टीपल मेल पार्टनर रखे, जैसे महाभारत में द्रौपदी थी, उसके 5 हस्बैंड थे, यानी वो उल्टा केस था। पॉलीगाइनी मतलब जब एक मर्द कई शादियां करता है कई औरतों से, वो पॉलीगाइनी है। लेकिन उल्टा भी हो सकता है, एक महिला भी कई सारे हस्बैंड रख सकती है, उसे बोलते हैं पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री मतलब जब कोई मल्टीपल मेल पार्टनर रखता है उसे बोलते हैं पॉलीएंड्री। सो पॉलीएंड्री मतलब मल्टीपल मेल पार्टनर रखना, पॉलीगाइनी मतलब मल्टीपल फीमेल पार्टनर रखना, और पॉलीगैमी मतलब मल्टीपल पार्टनर रखना। यानी पॉलीगैमी दो तरह की होती है, पॉलीगाइनी और पॉलीएंड्री। अब देखते हैं अगर किसी चीज को मार दो तो क्या शब्द यूज करते हैं अंग्रेजी में? यह बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हर दूसरे तीसरे साल कम से कम 2 क्वेश्चन इस पर रिपीट होते हैं। मारने को बोलते हैं साइड। साइड मतलब अंग्रेजी में किल करना, मार डालना। अगर आप खुद को मार डालोगे तो आप कर रहे हो सुइसाइड, यानी कि खुद को मार लेना, सुसाइड कर लेना। लेकिन अगर आप पेरेंट हो और आप अपने बच्चे या बच्ची को मार रहे हो, यानी अपने बेटे या बेटी को मार रहे हो, तो उसको बोलते हैं फिलीसाइड। फिलीसाइड मतलब अपने ही बेटे या बेटी यानी अपनी संतान का कत्ल कर देना, फिलीसाइड। फ्रैट्रीसाइड, यह शब्द बनता है फ्रैटर्निटी से। जहां भी वर्ड देखो फ्रैटर मतलब समझ जाओ भाईचारे की बात हो रही है, भाई की बात हो रही है, मेल की बात हो रही है। फ्रैटर्निटी बोलते हैं भाईचारे को, हिंदी इंग्लिश में फ्रैटर्निटी, हिंदी में भाईचारा। फ्रैटर मतलब भाई, तो अगर आप भाई को मार दोगे मतलब फ्रैट्रीसाइड। कई लोग संपत्ति के लिए अपने भाई को मार डालते हैं, यानी वो करते हैं फ्रैट्रीसाइड, एक्ट ऑफ किलिंग अ ब्रदर। इसी तरह अगर आप किसी बूढ़े आदमी को मरने के लिए छोड़ देते हो तो वो है गैरोंटीसाइड। गैरोंटो मतलब होता है बूढ़ी एज, और बूढ़ी एज की स्टडी को बोला जाता है गैरोंटोलॉजी। गैरोंटोलॉजी यानी ओल्ड एज के बारे में स्टडी करना, बूढ़ी एज के बारे में स्टडी करना। तो कुछ लोग होते हैं जो अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो उनको मरने के लिए छोड़ देते हैं बीच में, ये सब इसको बोलते हैं गैरोंटोसाइड, गैरोंटीसाइड। ऑनर किलिंग, ये हरियाणा में बहुत पाया जाता है। ऑनर किलिंग का मतलब है जब अपने परिवार के सम्मान को बचाने के लिए आप किसी की जान ले लेते हो, उसे बोलते हैं ऑनर किलिंग। जैसे अक्सर ये देखा जाता है, कई बार जो यंग लोग हैं वो प्यार मोहब्बत में घर से भाग जाते हैं, तो फिर उनके माँ बाप उनका कत्ल कर देते हैं। ये खासकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बहुत सारे ऐसे राज्यों में होता है नॉर्थ के, इसको बोलते हैं ऑनर किलिंग, यानी परिवार के सम्मान को बचाने के लिए जो किलिंग की जाए। अगला है रेजीसाइड। रेजी मतलब होता है कोई राज परिवार में अगर कोई जन्म लेता है, बहुत ही अमीर या तो कोई राजा महाराजा का बेटा, उसे बोलते हैं रीगल या रेजी। तो रेजीसाइड मतलब मर्डर ऑफ किंग या क्वीन, किसी किंग या क्वीन को मार देना। जैसे मुगलों के जमाने में मुगलों के जमाने में ये चीज बहुत कॉमन थी, अशोक वगैरह के जमाने में ये चीज बहुत कॉमन थी कि बाप अपने ही बाप को मार के उसका सिंहासन हथिया लेता था, यानी वो था रेजीसाइड। तो यानी किंग या क्वीन को जब मार देते हैं उसे बोलते हैं रेजीसाइड। मैट्रीसाइड क्या होता है? मैट्री मतलब मदर, मदर, तो यानी अगर मदर का कोई कत्ल कर दे तो वो है मैट्रीसाइड। नेपोटिसाइड बोलते हैं अगर अपने कोई भतीजे को मार दे। नेफ्यू, नेफ्यू मतलब भतीजा, और अंग्रेजी में नीस मतलब भतीजी, तो अगर कोई भतीजे को मार दे मतलब नेपोटिसाइड। पेरिसाइड, पेरिसाइड मतलब अगर कोई अपने माता या पिता को मार डाले तो वो है पेरिसाइड, यानी पेरेंटिसाइड भी बोलते हैं, पेरेंट्स को मार देना, पेरिसाइड। पैट्रीसाइड, पैट्रीसाइड मतलब अपने फादर को मार देना। पैट्री मतलब होता है फादर, इसीलिए बोलते हैं अगर आपके पिताजी आपके लिए प्रॉपर्टी छोड़ गए हैं मतलब पैटर्नल प्रॉपर्टी। पैटर्नल मतलब फादर की साइड, और मैटरनल मतलब मदर की साइड। अगर आप बोलते हैं मेरे मैटरनल रिलेटिव घर आए हुए हैं, यानी आपके मदर के साइड के रिलेटिव घर आए हुए हैं। अगर आप बोलते हैं मेरे पैटर्नल, पैटर्नल मतलब कोई भी चीज जो आपके पिताजी से रिलेटेड होती है उसको बोलते हैं पैटर्नल। अगला है सोरोरीसाइड। सोरोरीसाइड मतलब अगर सिस्टर को कोई मार देता है तो वो है सोरोरीसाइड। अंग्रेजी में एक शब्द होता है सिस्टरहुड, जैसे ब्रदरहुड होता है भाईचारा, इसी तरह से सिस्टरहुड, सिस्टरहुड को बोला जाता है सोरोरिटी।
उग्जोरिसाइड मतलब अगर कोई अपनी वाइफ का खून कर देता है तो उसे बोलते हैं उग्जोरिसाइड। इन्फेंटिसाइड, ये तो बहुत ही कॉमन है, भ्रूण हत्या, यानी बच्चे को उसकी पहले साल के अंदर ही उसकी जान ले लेना, उसको बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड और फीटिसाइड में फर्क है। फीटिसाइड बोलते हैं भ्रूण हत्या को, यानी जब बच्चा मां के पेट के गर्भ के अंदर है उसको मार देना, वो है फीटिसाइड, FOETICIDE, फीटिसाइड। लेकिन बच्चे को पैदा होने के बाद एक पहले ही साल के अंदर मार देना, उसे बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सरकारें। सबसे पहले है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी बोलते हैं लोकतंत्र, लोकसत्ता, लोकशाही, यानी जब लोगों की सरकार होती है उसे बोलते हैं डेमोक्रेसी। इंडिया में डेमोक्रेसी है यानी लोकतंत्र है, यानी जब सरकार मेजॉरिटी डिसीजन लेते हैं वोटिंग से। भारत में हर चीज वोटिंग से डिसाइड होती है। भारत में प्रधानमंत्री वोटिंग द्वारा चुना जाता है, भारत में राष्ट्रपति भी वोटिंग द्वारा चुना जाता है, इनडायरेक्टली चुना जाता है हमारे जनता के प्रतिनिधियों द्वारा, यानी भारत के अंदर है डेमोक्रेसी। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सरकारें। सबसे पहले है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी बोलते हैं लोकतंत्र को। लोक मतलब होता है लोग, तो लोकतंत्र होता है जहां पे लोगों की चलती है, लोग अपना राजा चुनते हैं। लोकतंत्र बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, यानी लोगों की सरकार लोगों के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लोगों के लिए। लोगों की सरकार लोगों के द्वारा लोगों के लिए, उसे बोलते हैं लोकतंत्र या डेमोक्रेसी। अगला है रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब जब किसी हेड ऑफ स्टेट को, जब किसी देश के जो सबसे प्रथम व्यक्ति है उसे उसी देश के लोग चुनते हैं, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसको बोला जाता है रिपब्लिक। फॉर एग्जाम्पल, भारत के अंदर हेड ऑफ स्टेट होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम इनडायरेक्टली चुनते हैं, यानी हम रिपब्लिक हैं। इसलिए जब हम रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी को, उस दिन राष्ट्रपति भाषण देता है। ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं जैसे गवर्नमेंट के सिस्टम को जिसमें ऑफिशियल्स होते हैं, जैसे भारत के अंदर ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी मतलब जैसे मान लीजिए आप सरकारी नौकरी में लगेंगे कल को, सरकारी नौकरी में आप शुरू में लगेंगे किसी प्रोबेशनरी ऑफिसर पोजीशन पे या किसी छोटी पोजीशन पे, आपके ऊपर कोई होगा, उसके ऊपर कोई होगा, उसके ऊपर कोई और होगा, यानी एक ये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बोलते हैं इसको। और इसमें जो काम करते हैं उनको बोलते हैं बाबू, यानी बाबू का जो सिस्टम हमने बना रखा है, सबसे नीचे ग्रेड 4, फिर ग्रेड 3 ऑफिसर, फिर ग्रेड 2, फिर ग्रेड ए, स्केल ए, इस तरह से एक के ऊपर एक रैंक बढ़ती जाती है, यानी गवर्नमेंट बाय दी ऑफिशियल्स या बाबू, उसे बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। और एक ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो भी काम करते हैं उन्हें बोलते हैं ब्यूरोक्रेट। ब्यूरोक्रेट होता है बाबू। प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी बोलते हैं अगर किसी देश में कुछ अमीर लोग मिलके आपस में सरकार बना लें, आपस में साठ गांठ कर लें, उसे बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय द रिच पीपल। अगला है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म का कंसेप्ट दिया था कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स एक बहुत ही महान अर्थशास्त्री थे, साइंटिस्ट थे, बहुत ही बड़े आदमी थे। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो सरकार होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए। इक्वल का मतलब यह है सारे लोग इक्वल होने चाहिए उस सरकार के अंदर, उसे नाम दिया गया कम्युनिज्म। अब एक बात बताइए, आपने एक शब्द सुना होगा कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होता है? कुछ लोग जब मिलके कोई ग्रुप बना लेते हैं उसे बोलते हैं कम्युनिटी। सो कम्युनिटी के द्वारा सरकार चलाई जाएगी तो कम्युनिज्म कहलाएगी। कम्युनिटी के द्वारा सरकार मतलब जहां सारे लोग बराबर हो, उसको बोलते हैं कम्युनिज्म। अगला है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब होता है वो सरकार जिसमें एक ही आदमी सारे रूल बनाता है, उसे बोलते हैं ऑटोक्रेसी। यानी इस सरकार में सिर्फ एक ही पर्सन की चलती है, बाकी सब इसको सलाम करते हैं, इसके आगे झुकते हैं, एक ही आदमी सारे रूल बनाता है, उस सरकार को बोलते हैं ऑटोक्रेसी। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया के अंदर आज भी ऑटोक्रेसी चलती है, क्योंकि वहां पे तानाशाह राज करता है जिसका नाम है किम जोंग ओ। किम जोंग ओ जो बोल देता है वही होता है। तो ऑटोक्रेसी, जैसे हिटलर था जर्मनी में, वो एक ऑटोक्रेटिक रूलर था, सिर्फ वही डिसाइड करता था कि जर्मनी के अंदर क्या होगा, यानी वो थी ऑटोक्रेसी। अगला है ओलिगार्की। देखिए अंग्रेजी में जहां भी शब्द आ जाए ओलिगो मतलब समझ जाना कम, बहुत कम लोग, ओलिगो। जैसे मान लो अंग्रेजी में एक आपने शब्द सुना होगा ओलिगोपोली। ओलिगोपोली मतलब जहां पे बहुत कम लोग होते हैं जिस बिजनेस के अंदर। जैसे भारत के अंदर अगर आप टेलीकॉम सेक्टर देखो, जो हमें फोन की सेवाएं प्रदान करते हैं, मुश्किल से 6-7 कंपनियां हैं जो इस सेक्टर के अंदर है। जैसे एयरटेल है,
वोडाफोन है, आइडिया है, रिलायंस है, बस ये 4-5 ही कंपनियां हैं, यानी वो एक ओलिगोपोली है, ओलिगोपोली मार्केट है। ओलिगो मतलब कम, तो ओलिगार्की मतलब क्या होता है? देखिए अंग्रेजी में आर्क मतलब होता है हेड यानी सरकार। अब ओलिगार्की, ओलिगो मतलब कम, आर्क मतलब सरकार, तो गवर्नमेंट जब कुछ लोग मिलकर बनाते हैं, सिर्फ कुछ, उसे बोलते हैं ओलिगार्की। कम लोगों की सरकार, जब बहुत ही कम लोग मिलकर सरकार बनाते हैं, उसे बोलते हैं ओलिगार्की। इसी तरह अगर बहुत ही कम इंडस्ट्री है या बहुत ही कम खिलाड़ी हैं एक अर्थव्यवस्था के अंदर, उसे बोलते हैं ओलिगोपोली। इसी तरह अगर एक ही खिलाड़ी है तो बोलेंगे मोनोपोली। फॉर एग्जाम्पल अगर एक गांव है और उसमें सिर्फ मेरी एक दुकान है तो सारे मुझसे सामान खरीदेंगे, यानी मेरी हो गई मोनोपोली। अगला शब्द है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं गवर्नमेंट बाय द नोबल्स। नोबल कौन होते हैं यह समझना जरूरी है। नोबल बोलते हैं बहुत ही इंटेलिजेंट लोगों को, बहुत ही एलीट लोगों को, जो बहुत ही ऊंचे दर्जे के लोग होते हैं, उन्हें बोलते हैं नोबल्स। तो अगर नोबल्स की सरकार हो उसे बोला जाता है एरिस्टोक्रेसी, और नोबल्स को बोला जाता है एरिस्टोक्रेट। एरिस्टोक्रेट मतलब कोई नोबल आदमी, कोई बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी, एलीट आदमी। जैसे रिच आदमी भी, उसको भी एरिस्टोक्रेट आप बोल सकते हो। जो बहुत किसी राज परिवार में किसी ने जन्म लिया हो, बहुत ही अमीर आदमी हो, बहुत ही ऊंचे दर्जे का हो, उसे बोलते हैं नोबल्स। थियोक्रेसी। थियोक्रेसी मतलब होता है कुछ ऐसे देश हैं जिनमें जो धार्मिक लोग होते हैं वो मिलकर सरकार बना लेते हैं, क्योंकि धर्म बहुत बड़ी चीज है। आज धर्म ही सारी दुनिया पे राज करता है। तो कुछ देशों में जो धार्मिक लोग होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रीस्ट, प्रीस्ट मतलब पुजारी, वो अगर सरकार बना ले तो वो थियोक्रेसी कहलाएगी। यानी भगवान के नाम पे अगर कोई भगवान से जुड़ा हुआ व्यक्ति सरकार बना ले, उसे बोलते हैं थियोक्रेसी। थियो मतलब होता है भगवान, और भगवान को जो माने इसीलिए हम उसे बोल देते हैं थीस्ट। थियो से बना थीस्ट, और अगर मैं भगवान को नहीं मानूंगा तो मैं हूं अथीस्ट। तो थियो मतलब भगवान, थियोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय द प्रीस्ट या रिलीजियस पीपल। रिलीजियस पीपल अगर सरकार बनाए तो वो है थियोक्रेसी। फासिज्म। फासिज्म बोलते हैं एक ऐसी सरकार जो पूरे घुटने टेक दे एक ही व्यक्ति के आगे, यानी ऑटोक्रेसी और फासिज्म लगभग एक ही चीज है। पूरा देश जब किसी इंडिविजुअल के आगे झुक जाए उसे बोलते हैं फासिज्म। यानी इस केस में पूरी की पूरी ताकत है सिर्फ एक ही पर्सन के हाथ में रहेगी, उसे बोलते हैं फासिज्म। फासिज्म का एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है, इटली का एक रूलर था जिसका नाम था मुसोलिनी। तो मुसोलिनी की सरकार को फासिस्ट सरकार बोलते थे, क्योंकि पूरे इटली पे कब्जा था मुसोलिनी का। जो मुसोलिनी ने कह दिया वही पूरे इटली में फॉलो होता था। अगला है ऑल्ट्रुइस्ट। ऑल्ट्रुइस्ट होता है एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे की खुशी में अपनी खुशी देखे, जो सबका सम्मान करे, सबकी मदद करे, बहुत ही दयालु किस्म का व्यक्ति हो, उसे बोलते हैं ऑल्ट्रुइस्ट। जो सच्चाई की राह पे चले, सब जिसका सम्मान करते हैं, जो हर जगह खुशियां बांटता है, जो दूसरे की खुशी को अपनी खुशी समझता है, उसे बोलते हैं ऑल्ट्रुइस्ट। अथीस्ट बोलते हैं जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है। थियो मतलब भगवान, अथीस्ट मतलब जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है। लेकिन इससे मिलता जुलता शब्द है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यह है एग्नोस्टिक। देखिए भगवान में अगर विश्वास रखेगा तो है थीस्ट, नहीं रखेगा तो है अथीस्ट। और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैं भगवान को ना तो मानता हूं, ना ही मैं ये कहता हूं कि भगवान नहीं है, मैं श्योर नहीं हूं। तो जो श्योर नहीं है भगवान के बारे में उसे बोलते हैं एग्नोस्टिक। ये मना भी नहीं कर रहा लेकिन ये हां भी नहीं कर रहा, ये श्योर नहीं है। ये कहता है कि मैं श्योर नहीं हूं कि भगवान है या नहीं है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं भगवान का निरादर करता हूं, लेकिन मैं उनका आदर भी नहीं करता, क्योंकि मुझे पता नहीं है, एक्चुअली मैं श्योर नहीं हूं। उसको बोलते हैं एग्नोस्टिक। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आपको याद है मैंने एक आपको शब्द बताया मिस एंथ्रोप। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? मानवता की स्टडी। तो मिस एंथ्रोप कौन होता है? जो मानवता से नफरत करे। मिस मतलब नेगेटिव। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होता है? जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट को स्टडी, एंथ्रोपोलॉजी को स्टडी करे, यानी जो मानवता को स्टडी करता है वो होता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अगला शब्द है एम्पुटेट। एम्पुटेट मतलब जब आप शरीर का कोई हिस्सा काट के फेंक देते हैं उसे बोलते हैं एम्पुटेट। जनरली शुगर के जो पेशेंट होते हैं या कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उनमें वो वाला हिस्सा काटना पड़ता है, वरना वो वाले हिस्से से कैंसर पूरी बॉडी में फैल जाएगा। इसको बोलते हैं एम्प्यूटेशन करना। एम्प्यूटेट यानी कोई चीज काट देना, जनरली ये बॉडी का पार्ट काटा जाता है। अमेचर, अमेचर बोलते हैं उसको जो दिग्गज ना हो, जिसने अभी अभी खेलना शुरू ही करा हो,
जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो, जो सिर्फ अपने शौक के लिए खेले और प्रोफेशन की तरह ना खेले। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं गोल्फ खेलना स्टार्ट कर देता हूं कल को, तो मैं अमेचर हूं। अमेचर मतलब मैं अपने शौक के लिए खेल रहा हूं, मैं कोई खिलाड़ी नहीं हूं और ना ही मुझे खिलाड़ी बनने का कोई शौक है। मैं बहुत ज्यादा उस काम में निपुण नहीं हूं, बहुत ज्यादा कुशल नहीं हूं, मैं एक सिर्फ अमेचर हूं। यानी कोई काम जब सिर्फ प्लेजर के लिए किया जाए, खुशी के लिए किया जाए, ना कि प्रोफेशन समझ के, उसे बोलते हैं अमेचर। अगला है एक्वेटिक। एक्वा मतलब जल, एक्वेटिक मतलब जलीय। पानी में अगर कोई भी चीज होगी तो वो होगी एक्वेटिक। जैसे एक्वेटिक एनिमल मतलब जैसे मछलियां, वो पानी में रहती हैं। इसी तरह एक्वेटिक पौधे जैसे वाटर लिली का पौधा है या कमल का फूल है, ये हमेशा पानी में रहते हैं, यानी ये है एक्वेटिक। अगला है नोविस। नोविस मतलब होता है जो बहुत ज्यादा इनएक्सपीरियंस होता है, जिसे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता, उसे बोलते हैं नोविस। नोविस के लिए एक और बहुत अच्छा शब्द है अंग्रेजी में, इसे बोलते हैं रुकी। रुकी भी वही होता है जिसके पास बिल्कुल कुशलता नहीं होती, बिल्कुल निपुणता नहीं होती। मान लीजिए मैंने कोई नया बिजनेस शुरू किया है, धीरे धीरे मैं सीखूंगा, एकदम से तो नहीं सीख जाऊंगा, यानी मैं हूं रुकी या मैं हूं नोविस। नोविस मतलब नया, एकदम इनएक्सपीरियंस्ड। इसके लिए अंग्रेजी में एक और बहुत अच्छा शब्द है, वो है टाइरो। तीनों का मतलब एक ही है, तीनों एग्जाम में काफी रिपीट होते हैं, नोविस, रुकी और टाइरो। अगला है नुमिज्मेटिस्ट। कई लोगों को शौक होता है सिक्के इकट्ठे करने का। कोई पुराने सिक्के इकट्ठे करता है, कोई ऐतिहासिक सिक्के इकट्ठे करता है। कई लोग हैं जो दूसरे देशों के सिक्के इकट्ठे करते हैं, जैसे पाउंड इकट्ठा करना, डॉलर इकट्ठा करना। तो जो सिक्के इकट्ठे करता है उसे बोलते हैं नुमिस्मेटिस्ट। अब देखते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट कौन होता है। अब मैंने आपको बताया था एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, मानवता की पढ़ाई। फिल मतलब होता है अंग्रेजी में लव, यानी प्यार। मानवता से जो प्यार करे वो है फिलेंथ्रोपिस्ट। यानी कि फिलेंथ्रोपिस्ट बिल्कुल उल्टा शब्द है मिस एंथ्रोप का, क्योंकि मिस एंथ्रोप करता है मानवता से नफरत। अगला शब्द है पॉलीग्लॉट। देखिए, ग्लॉट मतलब होता है जीभ, पॉली मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा, जैसे पॉलीगन। तो पॉली मतलब एक से ज्यादा, ग्लॉट मतलब जीभ। अगर किसी आदमी की एक से ज्यादा जीभ, यहां पे जीभ मतलब खाने वाली जीभ से मतलब नहीं है, जीभ हम बोलते हैं जबान को। जुबान मतलब भाषा। अगर एक व्यक्ति बहुत सारी भाषाएं बोल पाता है तो उसे बोलते हैं पॉलीग्लॉट। और एग्जाम में इसको आपको लिंग्विस्ट से कंफ्यूज नहीं करना है। कई लोग इसको लिंग्विस्ट से कंफ्यूज कर देते हैं। लिंग्विस्ट मतलब होता है वो व्यक्ति जो भाषाओं को पढ़ता है। भाषाओं को पढ़ना एक चीज है, भाषाओं को बोलना दूसरी चीज है। मान लीजिए अगर मैं भाषा को पढ़ता हूं, जरूरी नहीं है कि मैं उसे बोल भी पाऊं। कई लोग होते हैं जिनको भाषा पढ़ने में मजा आता है। जैसे मान लीजिए मैं पढ़ना चाहता हूं कि फ्रेंच भाषा या स्पेनिश भाषा कहां से आई, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, लेकिन भाषा के बारे में पढ़ने से मैं भाषा को बोलना तो नहीं सीख जाऊंगा। यानी भाषा को पढ़ना मतलब लिंग्विस्ट, और भाषा एक्चुअल में बोलना, बहुत सारी भाषाओं को बोलना, यानी पॉलीग्लॉट। अगला है फिलैटलिस्ट। फिलैटलिस्ट होता है जो स्टैंप इकट्ठी करता है। स्टैंप बोलते हैं डाक टिकट को। कई लोगों को शौक होता है डाक टिकट इकट्ठी करना, क्योंकि डाक टिकटों के ऊपर बहुत ही खूबसूरत, कई बार लोगों के ऐतिहासिक जो हमारे लीडर हैं उनके चेहरे होते हैं, जैसे गांधी का, जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स का। कई बार एक्टर एक्ट्रेसेस को सम्मानित करने के लिए भी उनका डाक टिकट इशू किया जाता है। सो डाक टिकट इकट्ठी करना, स्टैंप इकट्ठी करना, यानी फिलैटलिस्ट। समारिटन। समारिटन होता है जो जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद करता है, जैसे गरीब लोगों की, जरूरतमंदों की, सड़क पे चलने वालों की, उसको बोलते हैं समारिटन। समारिटन मतलब जो जरूरतमंद की मदद करे। स्टोइक, ये बहुत अच्छा शब्द है स्टोइक। स्टोइक मतलब अगर आपको ना खुशी से फर्क पड़े ना गम से फर्क पड़े, आपको अगर किसी चीज से फर्क ही ना पड़े, आप इनडिफरेंट हो। इनडिफरेंट मतलब होता है फर्क ना पड़ना। तो अगर आपको ना पेन से फर्क पड़े, दर्द से, ना प्लेजर यानी खुशी से, तो आप हैं स्टोइक। हैंडपैक्ड। हैंडपैक्ड बोलते हैं जोरू के गुलाम, इसको हिंदी में बोलते हैं जोरू का गुलाम। अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ से डोमिनेट हो रहा है, यानी उसके वाइफ उसके ऊपर रूल कर रही है, उसकी वाइफ उस पर जोर चला रही है, तो उसे बोलते हैं हैंडपैक्ड। आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट एक बहुत अच्छा शब्द है। आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं उस व्यक्ति को जो समाज में बदलाव लेके आता है, जो पुरानी परंपराओं को तोड़ता है, जो समाज में एक नया आधुनिक नजरिया लेके आता है, मॉडर्न आउटलुक लेके आता है, उसे बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट। जैसे राजा राम मोहन रॉय थे। राजा राम मोहन रॉय आइकोनोक्लास्ट थे, क्योंकि उन्होंने सती प्रथा को बंद किया था, इसलिए वो आइकोनोक्लास्ट थे। समाज में वो बदलाव लेके आए थे। उन्होंने कई सारे ऐसे आंदोलन थे जो शुरू किए थे,
तो आइकोनोक्लास्ट जनरली ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत ही ज्यादा काबिल होते हैं, जो किसी के आगे झुकते नहीं है, समाज में नया बदलाव लेके आते हैं, नया परिवर्तन लेके आते हैं, उन्हें बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट। अगला है इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल मतलब जिसको भेदा ना जा सके, वो है इम्प्रेग्नेबल, यानी जिसमें एंटर ना किया जा सके बल के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बहुत मजबूत किला बना दिया, उस किले को दुश्मन भेद नहीं सकते, यानी वो है इम्प्रेग्नेबल। इसी तरह इम्प्रेग्नेबल कई और सेंस में भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूं कि कोई अगर पर्सन मेरी इंसल्ट करे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, यानी वो मुझे भेद नहीं सकती। दूसरे के जो मुंह से निकले हुए शब्द हैं उनका मुझ पे कोई असर नहीं होता, यानी मैं इम्प्रेग्नेबल हूं। इम्प्रेग्नेबल मतलब मुझे भेदा नहीं जा सकता, मेरे शरीर के अंदर एंटर नहीं किया जा सकता। किसी भी चीज को जब आप एंटर नहीं कर पाए फोर्स से, उसे बोलते हैं इम्प्रेग्नेबल। अगला शब्द है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर बोलते हैं बहरूपीय को, जो ये दिखाता है कि वो किसी और के जैसा है, किसी और की पोशाक पहन लेता है, किसी और के जैसा रूप रख लेता है, किसी और के जैसी वेशभूषा रख लेता है, उसे बोलते हैं इम्पोस्टर। अब दो शब्द होते हैं, जब आदमी एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाता है उसे बोलते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, जैसे एक शहर से दूसरी जगह, एक गांव से दूसरे गांव, एक गांव से दूसरे शहर। तो माइग्रेशन भी कई तरह का होता है, लेकिन मेनली दो तरह का होता है। एक होता है इमिग्रेशन और एक होता है एमिग्रेशन। अब मान लीजिए मैं भारत का हूं लेकिन मैं लंदन जाके रह रहा हूं, तो मैं हूं एमिग्रेंट, यानी जो अपना देश छोड़े बाहर जाके रहने के लिए वो है एमिग्रेंट, और जो बाहर से भारत में आ जाए वो है इमिग्रेंट। जैसे फॉर एग्जांपल, बांग्लादेश से बंगाल में बहुत सारे लोग आते हैं रहने के लिए, तो वो क्या है? इमिग्रेंट है। इमिग्रेंट मतलब अगर बाहर का कोई हमारे देश में आए तो वो है इमिग्रेंट, और हमारे देश का कोई बाहर में जाए तो वो है एमिग्रेंट। अब देखते हैं इंट्रोवर्ट कौन होता है। इंट्रोवर्ट को बोलते हैं अंतर्मुखी। अंतर्मुखी मतलब जो ज्यादा बातचीत नहीं करता, अपने आप में ही रहता है, बहुत ज्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं है, अपने विचार फ्रीली एक्सप्रेस नहीं करता है, अपने विचारों की अभिव्यक्ति बहुत ज्यादा नहीं करता है, उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। और इंट्रोवर्ट का बिल्कुल उल्टा शब्द है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट वो पर्सन होता है जिसे बोलते हैं बहिर्मुखी, यानी जो बहुत ज्यादा लोगों से घुलता मिलता है, लोगों में मिक्स होता है, लोगों को अपनी बातें सुनाता है, लोगों में बैठता है, यानी बहिर्मुखी। बहिर्मुखी व्यक्ति मतलब एक्सट्रोवर्ट और अंतर्मुखी मतलब इंट्रोवर्ट। इनविंसिबल, इनविंसिबल मतलब जिसे हराया ही ना जा सके, वो है इनविंसिबल। कहते थे अलेक्जेंडर जो था, सिकंदर, उसने पूरी दुनिया जीत ली थी, वो इनविंसिबल था, यानी उसे हराया ही नहीं जा सकता था। अगला है इनवल्नरेबल। इनवल्नरेबल मतलब कोई ऐसी चीज जिसे घायल ना किया जा सके, जिसे चोट ना पहुंचाई जा सके, जिसे तोड़ा ना जा सके, जिसे जख्मी ना किया जा सके, उसको बोलते हैं इनवल्नरेबल। अगला है मर्सिनरी। मर्सिनरी बोलते हैं उस व्यक्ति को जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, किसी का कत्ल तक कर सकता है, किसी की हत्या कर सकता है, उसे बोलते हैं मर्सिनरी। इस व्यक्ति के जीने का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है पैसा बनाना, बस। अगला है टी टॉटलर। टी टॉटलर बोलते हैं उस व्यक्ति को जो किसी भी किस्म का नशा नहीं करता, ना तो ये शराब पिएगा, ना ड्रग्स लेगा, ना कोई और गंदे काम करेगा, किसी भी चीज का नशा ना करना मतलब टी टॉटलर। अगला है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन उस व्यक्ति को बोलते हैं जो पूरी दुनिया को अपना घर समझता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा दुनिया के अंदर इंटरेस्ट लेता है, बहुत सारे देश घूमेगा, जगह जगह जाएगा, जापान, अमेरिका, इंडोनेशिया, उसे वो पूरे, क्योंकि अपना वासुदेव कुटुंबकम आपने सुना होगा। वासुदेव कुटुंबकम मतलब ये पूरी दुनिया मेरी है, ये पूरी धरती मेरी है, मैं जहां मर्जी जाऊं, यानी मैं कॉस्मोपॉलिटन हूं। कॉस्मोपॉलिटन मतलब मैं पूरी दुनिया को अपना मानता हूं, इसलिए मुझे पूरी दुनिया को देखने का शौक है। कॉस्मोपॉलिटन व्यक्ति हर हमेशा घूमता रहता है, अलग अलग कल्चर्स में, अलग अलग लोगों के बीच अलग अलग चीजें पढ़ता है, अलग अलग देशों में घूमता है, उसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। अगला शब्द है सिनिक। सिनिक मतलब होता है वो व्यक्ति जो ये मानता है कि कोई दूसरा व्यक्ति कुछ भी अच्छा कर रहा है तो वो अपने फायदे के लिए कर रहा है, यानी बेसिकली ये व्यक्ति किसी पे भी आसानी से भरोसा नहीं करता, उसको बोलते हैं सिनिक। ये व्यक्ति ये बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन कोई अच्छा काम कर रहा है तो वो मतलब उसके पीछे कोई उसका स्वार्थ छुपा हुआ है, उसको बोलते हैं सिनिक। अगला है दिलिटांटे। दिलिटांटे वो व्यक्ति है जो इंटरेस्ट के लिए कुछ काम करता है,
जरूरी नहीं है ये व्यक्ति बहुत ज्यादा निपुण हो उस काम में, लेकिन उसका इंटरेस्ट है तो वो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कल को अगर मेरा पेंटिंग में इंटरेस्ट आ जाए तो मैं बन जाऊंगा पेंटिंग डिलेटांटे। पेंटिंग डिलेटांटे मतलब मैं पेंटिंग शौकिया तौर पर कर रहा हूं, मेरा इंटरेस्ट है तो मैं पूरा डेडिकेशन उसमें दूंगा, लेकिन मैं कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा कि मैं उसमें पारंगत हो जाऊंगा, निपुण हो जाऊंगा या कुशल हो जाऊंगा, लेकिन मैं अपने शौक के तौर पर उसे करता रहूंगा। अगला है एफेमिनेट। एफेमिनेट बोलते हैं उस मर्द को जिसके अंदर औरतों वाले गुण होते हैं, उसको बोलते हैं एफेमिनेट। एफेमिनेट बना फेमिनिन से। फेमिनिन मतलब स्त्रीलिंग, स्त्री के लिए वर्ड यूज करते हैं फेमिनिन, और मर्द के लिए वर्ड यूज करते हैं मैस्कुलिन। मैस्कुलिन मतलब मर्दाना और फेमिनिन मतलब मर्दानी। तो वो व्यक्ति जिसमें लड़कियों वाली आदतें होती हैं, जैसे अगर कोई मान लीजिए मर्द है और वो नेल पॉलिश लगा रहा है, मतलब वो एफेमिनेट है। मर्द है अगर कोई और वो लिपस्टिक लगा रहा है, मतलब वो एफेमिनेट है। अगला है ईगोटिस्ट और एक होता है ईगोइस्ट। दोनों में फर्क समझना जरूरी है। ईगोटिस्ट कौन होता है और ईगोइस्ट कौन होता है? देखिए, ईगोटिस्ट होता है जो अपनी अचीवमेंट के बारे में बोलता ही चला जाए। मान लीजिए आप 4 लोगों में बैठे हैं और एक व्यक्ति है जो अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहा है, मतलब अपनी तारीफ खुद ही करे जा रहा है, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताया जा रहा है, अपने अपने गुण गाए जा रहा है, तो वो है ईगोटिस्ट। दूसरा है ईगोइस्ट। ईगोइस्ट मतलब जिस व्यक्ति में ईगो बहुत ज्यादा होता है, जो अपनी ही सोचता है, अपने बारे में सोचता है, बहुत ज्यादा स्वार्थी होता है, उसे बोलते हैं ईगोइस्ट। सो आई होप ईगोटिस्ट और ईगोइस्ट में आपको फर्क क्लियर हो गया होगा। ईगोटिस्ट होता है जो अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताता चला जाता है, और ईगोइस्ट होता है जो अपने बारे में सोचता है सिर्फ। अगला है एपिक्योर। एपिक्योर बोलते हैं वो व्यक्ति जो खाने और पीने दोनों का बहुत शौकीन होता है। यहाँ पे खाने से मतलब तो ठीक है खाना, लेकिन पीने से मतलब है शराब पीना, ड्रिंक करना, इन सब का अगर बहुत शौकीन है कोई तो वो है एपिक्योर। अगला है फेस्टिडियस। फेस्टिडियस वो व्यक्ति है जिसे खुश करना बहुत मुश्किल है। मान लीजिए आपका ऑफिस में कोई बॉस है, छोटी छोटी चीजों पे गलतियां निकालना, बहुत ज्यादा इमोशंस ना दिखाना, मतलब अगर आपको बॉस को देख के यही ना पता चल पाए कि वो आपसे खुश है या दुखी है, इस तरह का व्यक्ति होता है फेस्टिडियस। फेस्टिडियस बोलते हैं उस व्यक्ति को जो बहुत ज्यादा इमोशंस नहीं दिखाता, जिसे खुश करना बहुत मुश्किल है, जिसका पता ही नहीं चल पाए कि वो खुश है या दुखी है, जो बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, छोटी छोटी चीजों की डिमांड करता है, जिसके स्टैंडर्ड्स बहुत ऊंचे हैं, यानी वो इंफीरियर क्वालिटी के काम से खुश नहीं होता, उसको हर चीज परफेक्ट चाहिए, यह है फेस्टिडियस। अगला है फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट होता है जो महिलाओं के विकास के लिए काम करता है, महिलाओं से प्यार करता है, महिलाओं का उत्थान चाहता है, महिलाओं की प्रगति चाहता है, उसे बोलते हैं फेमिनिस्ट। फुजिटिव होता है जो कानून से भाग जाए। फॉर एग्जाम्पल, कल को अगर मेरे खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू हो जाता है तो मैं देश छोड़ के भाग जाऊंगा, यानी मैं भगोड़ा हूं, फुजिटिव हूं। अगला है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब होता है जो दोनों हाथों से लिख सकता है, लेफ्ट से भी और राइट से भी, यानी जो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल अच्छे से कर सकता है, उसे बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। अगला शब्द है एनार्किस्ट। आर्क मतलब होता है हेड या लीडर। एनार्की मतलब जब लीडर ही ना हो, तो एनार्किस्ट मतलब ऐसी सरकार, ऐसा पर्सन जो सरकार को डिस्ट्रॉय कर दे, उसको बोलते हैं जो सारी की सारी शांति को डिस्ट्रॉय कर दे, वो है एनार्किस्ट। एनार्किस्ट मतलब हर तरफ शांति भंग करने वाला, हर तरफ अफरा तफरी मचाने वाला, हर तरफ अनादर करने वाला सरकार का, वो है एनार्किस्ट। अगला है बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट। बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट वो आदमी है जो पूरे तरह से कर्जे में डूबा हुआ है, जिसके पास चुकाने के लिए पैसा नहीं है, उसे बोलते हैं दिवालिया या बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट, जो अपना लिया हुआ उधार भी वापस ना कर पाए। कैनिबल। कैनिबल बोलते हैं जो जो आदमी का मांस खाता है, उसे बोलते हैं कैनिबल। जैसे कई बार कुछ ऐसे आदिवासी ट्राइब देखे गए थे जो एक दूसरे को मार के खा जाते थे, यानी कैनिबल थे वो। तो मांसाहार, मांस खाना, आदमी का मांस खाना मतलब कैनिबल। अगला है कोनोशिए। ये एक बहुत अच्छा शब्द है कोनोशिए। कोनोशिए मतलब जो आर्ट या क्राफ्ट में बहुत ज्यादा निपुण होता है, जो आर्ट का शौक रखता है, जैसे पेंटिंग का शौक रखना, जैसे क्राफ्ट का शौक रखना, उसे बोलते हैं कोनोशिए। अगला है पेनेसिया। पेनेसिया मतलब एक ऐसी दवाई जिसको खा के सब कुछ ठीक हो जाता है, उसे बोलते हैं पेनेसिया। ये एक हाइपोथेटिकल दवाई है, असली में कोई ऐसी दवाई नहीं होती कि जिसको खा के आपकी सारी मुसीबतें सॉल्व हो जाए, काश कोई ऐसी दवाई होती। और पेनेसिया को
एक शब्द और बोलते हैं एलिक्सीर। एलिक्सीर का मतलब भी वही है, कोई ऐसी दवाई जिसको खा के सारे रोग ठीक हो जाते हैं। यहां पे रोग से मतलब जरूरी नहीं है डिजीज, यहां पे रोग से मतलब है मुसीबतें। अगला शब्द है पीडेंट। इस शब्द को ध्यान से सुनिए, पीडेंट। पीडेंट एक ऐसा विद्वान है जो अपनी नॉलेज को बहुत ज्यादा दिखावा करता है। वो सबको यह दिखाता है कि देखो मेरे को कितनी नॉलेज है, इसलिए ऐसा व्यक्ति कभी भी सम्मान नहीं पाता। अगर कोई विद्वान है तो उसका सबसे पहला गुण है कि वो अपने आप का ज्ञान जो है उसका घमंड ना करे। लेकिन पीडेंट क्या करेगा? पीडेंट आपको नीचा दिखाएगा। पीडेंट ये दिखाएगा कि मेरे को तो बहुत नॉलेज है और आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, यानी छोटी छोटी बात पे आपकी कमियां निकालेगा। मान लो अगर किसी की इंग्लिश किसी को बहुत अच्छी आती है, तो वो आपकी बात बात में कमियां निकालेगा कि भाई इंग्लिश ऐसे नहीं बोलनी चाहिए, ऐसे बोलनी चाहिए, यानी वो व्यक्ति है पीडेंट। अगला है पेलियोग्राफी। पेलियोग्राफी मतलब पुरानी राइटिंग पढ़ना। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी किले में जाते हैं, किले में दीवारों के ऊपर पुरानी राइटिंग में लिखा होता है, अगर आप उसको पढ़ने के शौकीन हैं तो आप पेलियोग्राफी पढ़ रहे हैं। पेलियो मतलब होता है पुराना। अगला है पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन वो होता है जो नंगे पैर चलता है, जो पैदल चलता है, उसको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। क्वेरंटाइन। क्वेरंटाइन करना यानी दूसरों को अलग कर देना, इन्फेक्शन बचाने के लिए। जैसे ब्राजील में जीका वायरस फैल रहा है, अब अगर मान लीजिए ब्राजील से कोई व्यक्ति भारत आता है तो उसको सीधे ही हमें भारत में नहीं घुसने देना चाहिए, पहले उसको अकेले में ले जाके उसका टेस्ट करना चाहिए। कहीं हो सकता है वो वायरस अपने साथ ला रहा हो, और एक बार अगर वायरस भारत में फैल गया तो फिर पूरे में फैल जाएगा। यानी क्वेरंटाइन मतलब जब आप किसी को अलग रखते हैं उसे बोलते हैं क्वेरंटाइन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके कंप्यूटर में कोई वायरस आ गया, अब आप उसे क्वेरंटाइन करेंगे, यानी आप उसे, उस फाइल को जिसमें वायरस है आप उसे अलग रख देंगे जिससे बाकी फाइलों के अंदर वायरस ना फैले। अगला शब्द है सैक्रिलेज या ब्लास्फेमी। सैक्रिलेज या ब्लास्फेमी मतलब होता है किसी धार्मिक चीज का अपमान करना, किसी धार्मिक ग्रंथ का अपमान करना, किसी बहुत पवित्र चीज का अपमान करना, उसे बोलते हैं सैक्रिलेज या ब्लास्फेमी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मंदिर जाते हैं और मंदिर में घुस के भगवान की मूर्ति के आप पैर लगाते हैं, यानी आप सैक्रिलेज कर रहे हैं, आप ब्लास्फेमी कर रहे हैं। अगला है सोमनाम्बुलिस्ट। सोमनाम्बुलिस्ट उसे बोलते हैं जो नींदों में चलता है। ये एक रोग होता है बहुत बड़ा, कुछ लोग नींदों में चलते हैं, उसे बोलते हैं सोमनाम्बुलिस्ट। सोम्न मतलब होता है नींद यानी स्लीप, तो सोम्न से वर्ड बना सोमनाम्बुलिस्ट। पहला शब्द है सुवेनिर। सुवेनिर मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आप यादगार बनाने के लिए खरीद लेते हैं। ये कोई पर्सन से रिलेटेड जुड़ी हो सकती है, किसी प्लेस से, किसी ओकेजन से। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मसूरी घूमने जाते हैं, शिमला घूमने जाते हैं, तो वहां पे आप सोचते हैं वापस आने से पहले चलिए यहां से कुछ खरीद लेते हैं, याद रहेगा कि शिमला आए थे, यानी आप एक सुवेनिर खरीद रहे हैं। साइनाक्योर। साइनाक्योर मतलब एक ऐसा काम जिसे केक वॉक बोलते हैं। केक वॉक मतलब इतना आसान कि उसमें कोई एफर्ट ही ना करना पड़े। एक कोई भी ऐसा काम जिसमें बहुत कम एफर्ट लगता है, बहुत कम शक्ति लगती है, बहुत कम डेडिकेशन चाहिए, उसे बोलते हैं साइनाक्योर। यूटोपिया। यूटोपिया बोलते हैं एक आदर्श जगत, आदर्श विश्व को, एक आदर्श वर्ल्ड, परफेक्ट वर्ल्ड, एक इमेजिनरी वर्ल्ड जहां पे सब कुछ अच्छा है, कुछ खराब है ही नहीं, उसे बोलते हैं यूटोपिया। वॉलंटियर। वॉलंटियर बोलते हैं उसे जो फ्री में काम करता है, जो अपनी सेवाएं फ्री में देता है, उसे बोलते हैं वॉलंटियर। मान लीजिए आपको रोड के बीच में से कोई पत्थर हटाना है, तो आप अनाउंस करेंगे कि मुझे 15 वॉलंटियर चाहिए, यानी मुझे 15 ऐसे लोग चाहिए जो आके मेरी मदद करें, यानी वॉलंटियर मतलब जो फ्री में अपनी सेवाएं दे। वर्सेटाइल। वर्सेटाइल उसे बोलते हैं जो बहुत सारी चीजों में अच्छा होता है। अगर मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, वो पढ़ने में भी अच्छा है, खेलने में भी अच्छा है, भारी चीजों में अच्छा है, बोलने चालने में अच्छा है, यानी वो वर्सेटाइल है, यानी वो बहुत सारी चीजों में अच्छा है, बहुत सारी चीजों में इंटरेस्टेड है, बहुत सारी चीजों में शौक लेता है, उसे बोलते हैं वर्सेटाइल पर्सनैलिटी। वेटरन। वेटरन बोलते हैं बहुत एक्सपीरियंस पर्सन को, एक चीज में काम कर करके जिसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, उसे बोलते हैं वेटरन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई खिलाड़ी है बहुत पुराना तो वो वेटरन है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में वेटरन है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है उस ऑक्यूपेशन का, उस काम का। वॉर्डरोब बोलते हैं वो जगह जहां पे आप अपने क्लोथ्स रखते हैं, अपने कपड़े रखते हैं, उसे बोलते हैं वॉर्डरोब। जैसे आपका अलमीरा वो एक तरह का वॉर्डरोब है।
पोर्टेबल, पोर्टेबल मतलब पीने के लायक, पीने के पानी को बोलते हैं पोर्टेबल वाटर। प्लेयरिज्म, प्लेयरिज्म मतलब कॉपी मारना, कोई चीज चोरी कर लेना, किसी और का लिखा हुआ, किसी और का बनाया हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आपके दोस्त ने कविता लिखी और आपने उसके अंश चुरा लिए, और यानी आपने करा प्लेयरिज्म। दूसरे का काम, कोई भी काम कॉपी करना, उसे बोलते हैं प्लेयरिज्म। प्लेबिसाइड, प्लेबिसाइड मतलब होता है जब वोटिंग के थ्रू कोई डिसीजन लिया जाता है, जो डिसीजन लेते हैं सिटीजन, उसे बोलते हैं प्लेबिसाइड। फॉर एग्जाम्पल, कश्मीर की बात करें तो कई लोग कहते हैं कश्मीर में एक समाधान यह है कि प्लेबिसाइड करवा लो, यानी कश्मीरियों से पूछ लो उसे किस तरफ जाना है, हिंदुस्तान या पाकिस्तान। प्लेबिसाइड मतलब वोटिंग के थ्रू कोई डिसीजन लेना। सूडोनिम, सूडोनिम बोलते हैं एक इमेजिनरी नाम जो कोई कवि रखता है अपनी कहानियां लिखने के लिए। कई कवि ऐसे होते हैं जो अपनी ही जिंदगी पे कई बार कहानियां लिखते हैं, लेकिन अपना नाम पलट लेते हैं जिससे वो बदनाम ना हो जाए। यानी जब कोई कवि अपना कोई नाम रखता है उसे बोलते हैं सूडोनिम। सूडो मतलब होता है नकली या फॉल्स, झूठा नाम। मार्टर, मार्टर बोलते हैं शहीद को जो देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दे, उसे बोलते हैं मार्टर। अगला है मिशनरी, मिशनरी बोलते हैं उस व्यक्ति को जो अपने धर्म को फैलाता है। मान लीजिए मैं क्रिश्चियन हूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म का विकास हो, तो मैं उसको हर तरफ फैलाने की कोशिश करूंगा, यानी मैं हूं मिशनरी। मैं एक मिशन के ऊपर हूं कि मुझे अपना धर्म फैलाना है हर तरफ। नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया बोलते हैं अगर आपको किसी पुराने वक्त की याद आ रही है, तो जैसे आप कभी बैठे हैं और आपको अपने स्कूल की याद आ रही है, यानी आप नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं। नॉस्टैल्जिया यानी अपने पुराने हसीन दिनों की याद आना। ऑर्फन, ऑर्फन बोलते हैं जिसके पेरेंट्स नहीं होते, जो इसको अनाथ या यतीम भी बोलते हैं, जिसने अपने माँ बाप को खो दिया है, वो है ऑर्फन। ओपेक, ओपेक बोलते हैं जिसमें से रोशनी पास नहीं हो सकती या जिसके अंदर से कोई देख नहीं सकता। ओपेक फिजिकल वस्तुओं के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे अगर मैं बोलता हूं मेरी गाड़ी का शीशा ओपेक है, यानी मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है, यानी अचानक वो खराब हो गया है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि कोई व्यक्ति ओपेक है, यानी वो पारदर्शी नहीं है, वो अपारदर्शी है, यानी मैं उसमें से देख नहीं पा रहा हूं, उसे समझ नहीं पा रहा हूं। और एक होता है ट्रांसपेरेंट पर्सन, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी, जिसके अंदर से आप आसानी से देख सकते हो, जिसके अंदर जो है वही बाहर है, वो है पारदर्शी। ओबिचुअरी, ओबिचुअरी बोलते हैं जब आप कहीं पे पढ़ते हैं कि किसी की डेथ हो गई, उसे बोलते हैं ओबिचुअरी। ओबिचुअरी बोलते हैं जब कोई न्यूज़पेपर में या किसी मैगजीन में कोई एड आती है कि इस पर्सन की डेथ हो गई, कोई न्यूज आती है, कोई कंफर्मेशन आता है, उसे ओबिचुअरी कहा जाता है। इलेजिबल, इलेजिबल मतलब जिसे पढ़ा ना जा सके। कईयों की राइटिंग इतनी गंदी होती है कि उसे पढ़ा ही नहीं जा सकता, यानी वो है इलेजिबल। जैसे डॉक्टर्स की, कई डॉक्टर ऐसे लिखते हैं उसे पढ़ा ही नहीं जाता, बिल्कुल ऐसे रनिंग हैंड में लिखते हैं, तो वो है इलेजिबल। इनएविटेबल, इनएविटेबल मतलब जो होके रहेगा, जिसे रोका ही नहीं जा सकता। जैसे धरती एक दिन खत्म हो जाएगी अगर हम इसी तरह पॉल्यूशन फैलाते रहे, ये इनएविटेबल है। इनएविटेबल मतलब जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, जिसको रोका नहीं जा सकता। इनविंसिबल मतलब जिसे जीता नहीं जा सकता, उसे बोलते हैं इनविंसिबल। इनडेलिबल मतलब जिसे मिटाया नहीं जा सकता। मान लीजिए आपकी सफेद शर्ट के ऊपर काले रंग की शाही गिर जाती है, काले रंग की इंक गिर जाती है, क्या वो मिटाई जा सकती है? नहीं, यानी वो है इनडेलिबल। इनकॉग्निटो मतलब अगर आपकी कोई शिनाख्त ना कर पाए, आपको कोई पहचान ही ना पाए। जैसे जासूस कोई होता है, वो दूसरे देश में कैसे जाता है? इनकॉग्निटो, यानी छुप कर जाना, सीक्रेटली जाना। इनडिफैटिगेबल मतलब जो थकता ही नहीं है, जिसको फैटिग ही नहीं होता। थकने को बोलते हैं अंग्रेजी में फैटिग होना। अगर आप थकेंगे ही नहीं, यानी आप हैं इनडिफैटिगेबल। इनफैलिबल, इनफैलिबल मतलब जो हारता ही नहीं है, जो गलतियां ही नहीं करता, जिसका कोई फेलियर ही नहीं है, उसे बोलते हैं इनफैलिबल। इनविजिलेटर होता है जो एग्जामिनेशन हॉल में जो टीचर होता है, जो देखता है कोई चीटिंग ना करे, जो निगरानी रखता है, उसे बोलते हैं इनविजिलेटर। इटिनेरेंट बोलते हैं जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस घूमता ही रहता है, जर्नी करता रहता है, उसे बोलते हैं इटिनेरेंट। इनफर्मरी बोलते हैं वो कमरा या वो घर जहां पे बीमार लोगों को रखा जाता है, इनफर्मरी। लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं उस व्यक्ति को जो डिक्शनरी लिखता है, बहुत ही ज्यादा विद्वान, शब्दों की पहचान जिसे है, जो डिक्शनरी लिख दे पूरी, वो है लेक्सिकोग्राफर। लोक्वेशियस बोलते हैं उस व्यक्ति को जो बातूनी है,
जो पूरे टाइम बकबक करता रहता है, बोलता रहता है, रुकता ही नहीं है, उसे बोलते हैं लोक्वेशियस। इसके लिए अंग्रेजी में एक बहुत खूबसूरत शब्द है गैरुलस। गैरुलस, GARRULOUS, गैरुलस मतलब भी बातूनी। हेडोनिस्ट, हेडोनिस्ट बोलते हैं उस व्यक्ति को जो ये मानता है कि जीने का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है एंजॉय करना, प्लेजर, जो अपने सुखों के लिए जिए, वो है हेडोनिस्ट। होराइजन बोलते हैं एक बहुत दूर अगर आप देखेंगे खड़े होके आपको ऐसा लगेगा कि आसमान और जमीन मिल रहे हैं, उसको बोलते हैं होराइजन। होराइजन एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है, बहुत दूर होती है, जहां ऐसा लगता है कि धरती और आसमान मिल रहे हैं, उसे बोलते हैं होराइजन। एम्फीबियन, एम्फीबियन बोलते हैं जैसे मेंढक जो पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है, उन जानवरों को बोला जाता है एम्फीबियन। एलिमोनी, एलिमोनी मतलब जब दो लोगों का तलाक होता है तो जो पैसा मिलता है पत्नी को पति की तरफ से, उसे बोलते हैं एलिमोनी। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी बोलते हैं कलेक्शन ऑफ पोएम्स को। अगर आप बहुत सारी पोएम एकत्र कर लें, इकट्ठी कर लें, एक जगह एक्यूमुलेट कर लें, तो बन जाएगी एंथोलॉजी। एस्ट्रोनॉमर होता है जो तारों को, सितारों को, ग्रहों को, प्लैनेट्स, स्टार्स, इनको पढ़ता है, वो है एस्ट्रोनॉमर। इसको एस्ट्रोलॉजर से कंफ्यूज मत करना, एस्ट्रोलॉजर होता है ज्योतिषी, एस्ट्रोनॉमर होता है जो जो प्लैनेट और स्टार्स को स्टडी करता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर होता है ज्योतिषी। सो एस्ट्रोलॉजर यहां आ ही गया। एस्ट्रोलॉजर मतलब जो ग्रहों का आदमियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है वो पढ़ता है, यानी ज्योतिषी। बुके बोलते हैं फूलों के गुलदस्ते को, कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स। शॉफर, शॉफर बोलते हैं ड्राइवर को, यह फ्रांसीसी फ्रेंच भाषा का शब्द है शॉफर। क्यूरेटर बोलते हैं उस आदमी को जो म्यूजियम का इंचार्ज होता है। अगला शब्द है साइनोजर। साइनोजर बहुत अच्छा शब्द है। साइनोजर मतलब सबकी आंखों का अट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी पार्टी में जाते हैं और वहां पे अचानक सलमान खान आ जाए तो फिर सब सलमान खान को ही देखेंगे, यानी सबकी आंखों की नजर का तारा बन जाएगा साइनोसर। साइनोसर मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। कोनोसिए हम देख चुके हैं, कोनोसिए मतलब जो आर्ट और क्राफ्ट के अंदर बहुत अच्छा होता है। कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफर होता है जो डांस सिखाता है, उसे बोलते हैं कोरियोग्राफर। कैलीग्राफिस्ट बोलते हैं जिसकी बहुत खूबसूरत राइटिंग होती है, उसे बोलते हैं कैलीग्राफिस्ट। कार्टोग्राफर होता है जो नक्शों को पढ़ता है, एक ऐसा व्यक्ति जो नक्शे बनाता है, उसे बोलते हैं कार्टोग्राफर, नक्शे बनाने वाला। और कार्टोग्राफी मतलब नक्शों की स्टडी। एपिटैफ, एपिटैफ बोलते हैं जो किसी मकबरे के ऊपर या किसी की कब्र के ऊपर शब्द लिखे होते हैं, उसे बोलते हैं एपिटैफ। एफेमेरल होता है कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ही थोड़े समय के लिए जिंदा रहती है, उसे बोलते हैं एफेमेरल। फोना, फोना मतलब किसी भी एरिया के जानवर, उसे बोलते हैं फोना। और फ्लोरा मतलब किसी भी एरिया के पौधे, उसे बोलते हैं प्लांट्स ऑफ अ रीजन, यानी फ्लोरा। ग्रेगेरियस उसे बोलते हैं उस जानवर को जो ग्रुप्स में रहना पसंद करता है, लोगों के बीच में रहना पसंद करता है, बहुत ज्यादा सोशल होना पसंद करता है, उसे बोलते हैं ग्रेगेरियस, जो ग्रुप में रहना पसंद करे। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्टर जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं दिल के डॉक्टर को। ये कार्डियो शब्द बना है कॉर्ड से, कॉर्ड मतलब होता है हार्ट, तो जो हार्ट का स्पेशलिस्ट है वो है कार्डियोलॉजिस्ट। ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट बोलते हैं, ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट यानी ईएनटी का डॉक्टर, ईयर नोज थ्रोट यानी कान, नाक और गले का डॉक्टर, ईएनटी डॉक्टर यानी ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं कैंसर के डॉक्टर को, जो कैंसर के अंदर स्पेशलिस्ट होता है। हड्डियों के डॉक्टर को बोला जाता है ऑर्थोपेडिशियन, यानी जो हड्डियों, आर्थराइटिस, इन चीजों से डील करे। पीडियाट्रिशियन बोलते हैं बच्चों के डॉक्टर को। डेंटिस्ट बोलते हैं दांतों के डॉक्टर को, जो दांत, मसूड़े ये देखता है। डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं स्किन के डॉक्टर को, त्वचा के डॉक्टर को। न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं दिमाग के डॉक्टर को, दिमाग से रिलेटेड जितनी भी जो डिसीजेज हैं जो उनको स्टडी करता है, जो उनको देखता है, जैसे अल्जीमर का रोग, पार्किंसन का रोग। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बोलते हैं अगर मान लीजिए कोई ऑपरेशन है, ऑपरेशन से पहले कई डॉक्टर आके उसको बेहोशी की दवाई देते हैं पेशेंट को, उनको बोला जाता है एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। ऑब्स्टेट्रिशियन बोलते हैं प्रेगनेंसी में अगर कोई स्पेशलिस्ट हो, अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाए तो आप उसको ऑब्स्टेट्रिशियन के पास लेके जाएंगे। प्रेगनेंसी में जो स्पेशलिस्ट है वो है ऑब्स्टेट्रिशियन। ईव्सड्रॉपर, अगर कोई आदमी छुप के दूसरों की बातें सुनता है उसे बोलते हैं ईव्सड्रॉपर।
अमेजॉन बोलते हैं एक बहुत ही ताकतवर महिला, बहुत ही लंबी हट्टी कट्टी, बहुत ही इरादों की मजबूत, बहुत ही साहसी निडर महिला, उसे बोलते हैं अमेजॉन। एक नदी का नाम भी है अमेजॉन और एक वेबसाइट का नाम भी है अमेजॉन। विरागो, विरागो बोलते हैं बहुत ही ज्यादा ऐसी वुमेन जो दूसरे को दबा के रखे, बहुत ही ज्यादा गुस्सैल, बहुत ही ज्यादा बैड टेम्पर, जिसका गुस्सा हमेशा सातवें आसमान पर रहे, जो हमेशा लड़ाई झगड़े के लिए तैयार हो, उसे बोलते हैं विरागो। कल-डे-सैक, कल-डे-सैक बोलते हैं एक ऐसे रास्ते को जिसमें आप घुस तो गए लेकिन उसका कोई एंड नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ये रास्ता है, आप इसमें घुस गए लेकिन कोई रास्ता आगे निकल नहीं रहा, ये बंद हो जाता है रास्ता, इसे बोलते हैं कल-डे-सैक। हाइपोकॉन्ड्रिया बोलते हैं जरूरत से ज्यादा अपनी स्वास्थ्य की चिंता करना। एक हाइपोकॉन्ड्रिया को ऐसा ही लगता रहता है पूरे टाइम जैसे उसे कोई बीमारी है, थोड़ा सा भी कुछ हुआ उसे लगता है उसे कोई बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन एक्चुअल में नहीं होती। तो हाइपोकॉन्ड्रिया जनरली जो 15 से 25 साल के लोग होते हैं वो वैसे ही अपनी सेहत के बारे में जरूरत से ज्यादा ख्याल रखते हैं, उन्हें बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया। ये थे कुछ सबसे इंपॉर्टेंट शब्द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए किसी भी एग्जाम में बैठने के लिए। इनमें से आप जरूर कम से कम 70-80% वर्ड आप देखेंगे इनमें रिपीट होंगे एग्जाम्स के अंदर और इन्हीं में से आएंगे। बार बार इस वीडियो को सुने, बार बार अभ्यास करें, बार बार शब्दों की प्रैक्टिस करें और बहुत अच्छा आप इसमें कर सकते हैं।